हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ की टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट। दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशीट। इसके अंदर इस चैप्टर के 100 एमसीक्यूज हैं। रीजन बीइंग ये पूरा चैप्टर फैक्ट बेस्ड है। स्टार्स के नाम, कॉन्स्टेलेशंस के नाम, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्ट्रॉइड्स, बहुत कुछ करने वाले हैं हम इस वर्कशीट में। और इस वर्कशीट की क्या खास बात है, ये वर्कशीट जो है ये चैप्टर के सीक्वेंस में, सो ये वर्कशीट करते करते मैं चैप्टर भी समझा दूंगी। बाय द टाइम हम लास्ट एमसीक्यू करेंगे, आई गारंटी यू विल बी थरो इन दिस चैप्टर। ठीक है, आपका सॉलिड ग्रिप होगा इस चैप्टर पर। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस वर्कशीट ऑन द यूट्यूब चैनल, सो जो मेंबर्स हैं वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने अब तक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, उन्हें लगता है कि जितने नोट्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, रिविजन वर्कशीट्स हैं, ये आपको यूजफुल है, यू कैन ज्वाइन द मास्टर स्कॉलर क्लास 6 लेवल एंड देन डाउनलोड ऑल दीज पीडीएफ। आई स्ट्रांगली रिकमेंड इसको डाउनलोड करो, इसका प्रिंट आउट लो एंड देन वो प्रिंट आउट लेके ये वीडियो वॉच करो, साथ साथ करो। इट विल रियली सेव योर टाइम एंड हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है, स्टार्स शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, हैव देयर ओन लाइट, एब्जॉर्ब मूनलाइट या रोटेट फास्ट। स्टार्स शाइन क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव देयर ओन light. Let's do the next question. The sun is a planet, a star, a satellite or an asteroid? The sun is a star. ये बहुत important question है, ठीक है? Next करते हैं. The sun appears bigger than other stars because it is the brightest star, it is the nearest star to Earth, it is the oldest star, या it is the largest star in space. इसका आंसर है because it is the nearest star to Earth. ये भी बहुत important है. Please याद रखना, sun is the nearest star to Earth. sun के बाद second number पे कौन सा nearest star है वो भी हम आगे करेंगे, ठीक है? बट सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम इज सिरियस, पोल स्टार, सन या अल्फा सेंटोरी? इसका आंसर है सन। सन इज द लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम। ये गिवन है पेज नंबर 246 पे। द सन, आवर स्टार, इज द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है? इट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम शाइन ड्यू टू सनलाइट, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न इज कॉल्ड अ प्लैनेट, गैलेक्सी, कॉन्स्टेलेशन या सैटेलाइट? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। आगे करते हैं। कॉन्स्टेलेशंस वर यूजफुल इन ओल्डन टाइम्स मेनली फॉर फार्मिंग, नेविगेशन, कुकिंग या प्रिंटिंग बुक्स। इसका आंसर है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग डायरेक्शन। पुराने जमाने में ना मैप्स थे, ना गूगल मैप्स थे, ना कंपस था। सो जो सेलर्स हैं, सेल कर रहे हैं, या जो कैरावान्स हैं वो डेजर्ट में कहीं जा रहे हैं, रास्ता कैसे आइडेंटिफाई करते थे? विद हेल्प ऑफ कॉन्स्टेलेशंस। आगे करते हैं। हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशंस आर ऑफिशियली लिस्टेड बाय IAU? IAU स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। IAU ने कितने कॉन्स्टेलेशंस लिस्ट किए हैं? 88 कॉन्स्टेलेशंस। सो IAU हैज डिवाइडेड द स्काई इनटू 88 रीजन्स। नाउ उन रीजन्स में जो कॉन्स्टेलेशंस हैं, जो ये पैटर्न है स्टार्स का, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए रीजन ऑफ स्काई को ही कॉन्स्टेलेशन बोल देते हैं। सो इसका आंसर है C88। नेक्स्ट, ओरियन। नाउ ओरियन क्या है? ओरियन इज अ कॉन्स्टेलेशन, स्टार, प्लैनेट या सैटेलाइट? ओरियन इज अ कॉन्स्टेलेशन। आगे करते हैं। द ओरियन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ फार्मर, हंटर, डॉग या बुल? द ओरियन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ हंटर। एक बार बुक में देख लेते हैं। ये जो हमारे बुक में कॉन्स्टेलेशंस आपको दिखेंगे ना, दे आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइंस फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअली ऐसे थोड़ी ना होता है कि स्काई में आपको लाइंस दिखती है, अच्छा ये देखो हंटर बन रहा है, ये देखो डॉग बन रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। सो हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है? अब हम 3 कॉन्स्टेलेशंस के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं इस पैराग्राफ में। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ओरियन कॉन्स्टेलेशन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्स्टेलेशन कैनिस मेजर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्स्टेलेशन टॉरस। इमेज नेक्स्ट पेज में अभी दिखाती हूँ। सो ओरियन का जो पैटर्न है, इट रिप्रेजेंट्स अ हंटर। ओरियन के पीछे एक कॉन्स्टेलेशन है कैनिस मेजर, इसका पैटर्न क्या है? डॉग का। सो क्या कहते हैं, जो ओरियन है, हंटर है, इट इज बीइंग फॉलोड बाय हिज डॉग कैनिस मेजर। एंड ये जो ओरियन है, इट इज बैटलिंग टॉरस। टॉरस का पैटर्न किसकी तरह है? बुल की तरह है। सो जो हंटर है, ही इज बीइंग फॉलोड बाय हिज डॉग एंड दिस हंटर इज बैटलिंग अ बुल। बुल से लड़ाई कर रहा है। इस तरह से स्टोरी की तरह करो ना तो हो जाता है। एक चीज और बिफोर वी प्रोसीड टू सी द इमेज, देयर आर 3 स्टार्स इन द मिडिल ऑफ हंटर्स। ये 3 स्टार्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हंटर की बेल्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? एक बार इमेज में देख लेते हैं। ये जो है कॉन्स्टेलेशन, ये ओरियन है, जो हंटर है। आप अपनी बुक में भी ये लिख लो, इजी रहेगा। ये जो है
टॉरस है, दिस इज द पैटर्न ऑफ अ बुल्स, एंड ये जो है हंटर को फॉलो कर रहा है, हंटर के पीछे है कैनिस मेजर, ये पैटर्न है डॉग का, ठीक है। अब लाइंस देखो तो एक डॉग की तरह फिगर दिखेगा आपको। अब इस कैनिस मेजर में एक स्टार है कॉल्ड सीरियस, दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। सो सीरियस किस में है? कैनिस मेजर में है, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया ना, तो 10-15 एमसीक्यूज बहुत इजीली हो जाएंगे आगे के। द बेल्ट ऑफ ओरियन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश स्टार्स इन द मिडिल, द बेल्ट ऑफ द ओरियन इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्टार्स इन द मिडिल। एक मिनट, ये है वो 3 स्टार्स मिडिल में जो हंटर की बेल्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ओरियन इज इमेजिन्ड टू बी फॉलोड बाय हिज डॉग रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्स्टलेशन। ओरियन के पीछे कौन सा कॉन्स्टलेशन है? कैनिस मेजर। नेक्स्ट, द बुल दैट ओरियन इज इमेजिन्ड टू बैटल इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉरस, उर्सा मेजर, कैनिस मेजर या उर्सा माइनर। बुल का जो पैटर्न है उस कॉन्स्टलेशन का नाम है टॉरस। नेक्स्ट, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज Polestar, Sirius, Sun या Venus. The brightest star in the night sky is Sirius, and Sirius is present in which constellation? Orion, Taurus, Canis Major या Ursa Minor. Sirius जो है is in Taurus. Question number 15 करते हैं. In Indian astronomy, the term nakshatra is used to denote only planets, only comets, a star or a group of stars या only satellites. जो term nakshatra है, it is used to denote a star or a group of stars. Next, Ardra refers to a star called dash in the Orion constellation. एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम बुक से। This is in page number 234 of the book. ये तो हमने कर लिया, जो सीरियस है वो कैनिस मेजर में है, ठीक है। अब ओरियन कॉन्स्टलेशन में एक स्टार है बेटलजस, ठीक है, उसको इंडियन एस्ट्रोनॉमी में आर्द्रा बोलते हैं। ऐसे ही जो टॉरस कॉन्स्टलेशन है उसके अंदर देयर इज अ स्टार कॉल्ड एल्डेब्रान, जिसको इंडियन एस्ट्रोनॉमी में रोहिणी बोलते हैं, एंड अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज देयर इन टॉरस कॉन्स्टलेशन कॉल्ड प्लेयडीज, जिसको इंडियन एस्ट्रोनॉमी में कृतिका बोलते हैं। सो आर्द्रा और रोहिणी स्टार हैं, कृतिका ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। Ardra refers to a star called Dash in the Orion constellation. Ardra refers to a star called Betelgeuse, ठीक है। Aldebaran Rohini is a star in which constellation? ये है Taurus constellation में। Kritika refers to a group of stars called Dash in the Taurus constellation. Kritika refers to a group of stars called Pleiades in Taurus constellation. Next, Polestar helps us to locate which direction? South, east, north या west. जो Polestar होता है, it helps to locate north direction. Next, the Big Dipper. Big Dipper का इंडियन एस्ट्रोनॉमी में क्या नाम है? सप्तऋषि. It lies in which constellation? Ursa Minor, Ursa Major, Orion या Taurus. एक बार इसको बुक में देख लेते हैं। This is Big Dipper, this is Little Dipper. जो Big Dipper है, it lies in Ursa Major, और जो Little Dipper है, it lies in Ursa Minor, और Little Dipper में Polestar है। बिग डिपर को सप्तऋषि बोलते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, और पोल स्टार को ध्रुव तारा बोलते हैं। क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा। द बिग डिपर लाइज इन विच कॉन्स्टलेशन? उर्सा मेजर। द लिटिल डिपर लाइज इन उर्सा माइनर। इन इंडिया पोल स्टार इज ऑल्सो नोन एज ध्रुव तारा। क्वेश्चन नंबर 23, लाइट पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू, अब हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तो बहुत पढ़ा है। लाइट पोल्यूशन क्या होती है? जब रात के टाइम एकदम चकाचंद आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है ना, दैट इज कॉल्ड लाइट पोल्यूशन। नाउ लाइट पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू हेवी rainfall, excessive artificial light at night, volcanoes या strong wind. Light pollution is caused due to excessive artificial light at night. हमारी बुक में टॉपिक है नाइट स्काई वॉचिंग। लाइट पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट टाइम। इसका मैं क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। विलेजेस में या ओपन डार्क स्पेसेस में क्यों स्टारगेजिंग के लिए एस्ट्रोनॉमर्स जाते हैं? बिकॉज वह लाइट पोल्यूशन कम है। द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यूड फ्रॉम ओपन डार्क एरियाज। नाउ लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली, ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में। सो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए नाइट स्काई को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए उन्होंने क्या किया है? डार्क स्काई रिजर्व्स या पार्क्स एस्टैब्लिश किए अराउंड द वर्ल्ड। ये जो रिजर्व्स हैं, यहाँ लाइट पोल्यूशन कंट्रोल होती है, ठीक है। सो डार्क स्काईज आर प्रिजर्व्ड फॉर रिसर्च। आगे करते हैं। द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यूड फ्रॉम क्राउडेड मार्केट्स, ब्राइट सिटी एरियाज, ओपन डार्क एरियाज या इनसाइड अ रूम। दे आर बेस्ट व्यूड फ्रॉम ओपन डार्क एरियाज। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस आर विजिबल फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ ऑलवेज, फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ एंड ऑन ऑल नाइट्स, नॉट फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ एंड नॉट ऑन ऑल नाइट्स या ओनली इन cities. इसका आंसर है सी, नॉट फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ एंड नॉट ऑन ऑल नाइट्स। एक बार बुक में देख लेते हैं इसको। नॉट ऑल स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस आर विजिबल फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ
and on all nights in a year. For example, the pole star is not visible from southern hemisphere of Earth. Pole star कहाँ से दिखता है? सिर्फ northern hemisphere से. इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. The visibility of stars and constellations depends on the place on the Earth, the time of the year, both A and B, neither A nor B. So visibility of stars depends on both A and B. It depends upon the place on the Earth also and the time of the year also. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A student living in the southern hemisphere cannot see pole star. अभी हमने पढ़ा that pole star is only visible from the northern hemisphere. It means pole star exist ही नहीं करता. It is only visible from northern hemisphere. It appears only in daytime या none of the above. इसका आंसर है B. That pole star is visible only from northern hemisphere. That is why the student living in southern hemisphere cannot see pole star. Next question करते हैं. Question number 28. Planets do not shine like stars. Why is it so? Because they are too far away. They have their own light. They don't have their own light and reflect sunlight. Yeah, they are always covered by clouds. इसका आंसर है C. Planets don't have their own light and reflect sunlight. नेक्स्ट करते हैं. इन इंडिया ओरियन इज बेस्ट व्यूड ड्यूरिंग विच मंथ्स आफ्टर सनसेट. ये बुक में एक्टिविटी 12.3 गिवन है. उसमें गिवन है दैट इन इंडिया ओरियन इज बेस्ट व्यूड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर टू अप्रैल आफ्टर सनसेट. सो बी दिसंबर टू अप्रैल इज द आंसर. नेक्स्ट, विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ अपार्ट फ्रॉम सन. अभी हमने पढ़ा था दैट सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ. अब सन के अलावा विच इज द सेकंड क्लोजेस्ट, दैट इज प्रोक्सिमा सेंटोरी. कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे पोल स्टार लिख देते हैं. आंसर इसका प्रोक्सिमा सेंटोरी है. अभी हम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन प्रोक्सिमा सेंटोरी एंड अर्थ. एक बार मैं समझा देती हूँ, ठीक है. नाउ दिस इज सन एंड दिस इज आवर प्यारा प्लैनेट अर्थ. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर. ठीक है. दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. अब आपको जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो डिस्टेंस किस में मेजर होता है? किलोमीटर्स में मेजर होता है ना. ऐसी स्पेस में भी जो डिस्टेंसेस हैं वो होते तो हैं किलोमीटर्स में, बट वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सो एंड सो प्लैनेट फ्रॉम सन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सो एंड सो प्लैनेट फ्रॉम स्टार्स. बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स होते हैं. ये देखो ना, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर्स. इसको लिखने बैठेंगे तो ये है इसका न्यूमेरिकल. सो इतने बड़े नंबर से ना डील करना हो तो क्या एक यूनिट बनाया है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको AU बोलते हैं. ठीक है. सो स्पेस में जितने डिस्टेंसेस है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मेंशन होते हैं. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर. तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हो जाएगा? 150 मिलियन इंटू 2 विच इज इक्वल टू 300 मिलियन किलोमीटर. ये बुक के पेज नंबर 239 में सारा गिवन है. ठीक है. मोर टू नो में द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ is 150 million kilometers. So this is 1 astronomical unit. Question number 31. The distance between the sun and the earth, 1 astronomical unit या 1 AU is about 150 million kilometers. Astronomical unit क्या measure करता है? It measures the distances within the solar system. Next, which of these is not a star? इस type का कोई ना कोई question आएगा. Which of these is not a planet? Which of these is not a star? Which of these is not a constellation? So once you're through with this worksheet, आप इतने perfect हो जाओगे ना इस chapter में. You'll easily do all correct in these type of questions. ठीक है. सो स्टार क्या नहीं है? सन तो स्टार है, सिरियस भी स्टार है. वीनस स्टार नहीं है, वीनस इज अ प्लैनेट. प्रोक्सिमा सेंटोरी भी स्टार है. सन जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के. प्रोक्सिमा सेंटोरी सेकंड क्लोजेस्ट स्टार है. सिरियस क्या है? ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई. सो वीनस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट करते हैं. अब प्रोक्सिमा सेंटोरी का डिस्टेंस कितना है? हमने ये तो कह दिया दैट इट इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ. 2690 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 26900 AU, 2,69,000 AU या 26,90,000 AU. AU याद रखना. AU मींस 150 मिलियन किलोमीटर्स. इसको प्लीज लिख के करना प्रैक्टिस. डोंट डू इट वर्बली. ये गिवन है बुक के पेज नंबर 240 में. द स्टार नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन इज प्रोक्सिमा सेंटोरी. इट लाइज एट अ डिस्टेंस of about 2,69,000 AU. It means that its distance is about 2,69,000 times our distance to the sun. So इसका आंसर है C, 2,69,000 AU. Next, the earth takes nearly dash to complete 1 revolution around the sun. 1 day, 1 month, 1 year या 10 years. The earth takes nearly 1 year. 1 year मतलब 365 1/4 days. अर्थ को एक रेवोल्यूशन में 365 1/4 डेज लगते हैं और मून जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है उसको लगते हैं 27 डेज. अभी आगे हम करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन.
What causes day and night on Earth? Earth's revolution, Moon's shadow, Earth's tilt या Earth's rotation on its axis. Day and night होता है Earth के rotation की वजह से, ठीक है? Next, a planet is a large, nearly spherical object that revolves around the Moon, revolves around the Sun, revolves around the Earth, या stays fixed in space. It revolves around the Sun. नेक्स्ट करते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इज हमको करेक्ट ऑर्डर आना चाहिए मर्करी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्यून अब इसमें ना सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है फर्स्ट एंड लास्ट देखो फर्स्ट मर्करी है लास्ट नेपट्यून है बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें लास्ट में यूरेनस है एंड सी एंड डी भी नहीं हो सकता क्योंकि शुरू में मर्करी नहीं है इस तरीके से किया करो हमको एमसीक्यूज फास्ट करना आना चाहिए स्मार्टली करना आना चाहिए अब हम करेंगे प्लैनेट्स के बारे में ठीक है एक बार ये देख लो और अपने ये रफ में ये बना भी लेना 8 प्लैनेट है ना इन 8 में से जो 4 है वो इनर मोस्ट प्लैनेट्स हैं और जो बाकी 4 है वो आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं इनर मोस्ट प्लैनेट्स कौन से हो गए मर्क्यूरी वीनस अर्थ एंड मार्स ठीक है आउटर मोस्ट प्लैनेट्स कौन से हो गए जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपट्यून ठीक है सो एक तो हमको ये पता होना चाहिए और हमको क्या पता होना चाहिए जो इनर मोस्ट प्लैनेट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ठीक है दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स जो आउटर मोस्ट प्लैनेट्स होते हैं दीज आर गैशियस प्लैनेट्स ये सॉलिड प्लैनेट्स नहीं है जो इनर मोस्ट प्लैनेट्स होते हैं दे आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड जो आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज एक बार बुक में सोलर सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं ठीक है ये जो चारों प्लैनेट है ये इनर मोस्ट प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स ये जो चारों प्लैनेट है ये आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्यून मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जहाँ बहुत सारे रॉक्स हैं दिस इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट ठीक है ये पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो इनर मोस्ट प्लैनेट्स है दे आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड दे आर सॉलिड्स ठीक है दे हैव अ रॉकी सरफेस जो आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज and they are gaseous solid surface नहीं है इन planets का so the inner 4 planets are Mercury, Venus, Earth and Mars. B is the answer. Outermost 4 planets कौन से हैं? Mercury नहीं है, Mars नहीं है, Venus नहीं है, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. ये outermost planets हैं. You don't have to read Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. ऐसे नहीं करना. अगर एक भी planet आपको दिख रहा है जो innermost है, that is not the answer. MCQs तो इस तरह से attempt होने चाहिए. The planet which is farthest from the sun is Uranus, Pluto, Neptune या Saturn. The farthest planet is Neptune. Mercury, Venus, अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्यून कंफ्यूज मत होना पहले प्लूटो एक प्लैनेट होता था बट नाउ इट इज नॉट अ प्लैनेट अभी आगे हम करेंगे प्लूटो जो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है इट डज नॉट क्वालिफाई टू बी अ प्लैनेट बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल इन साइज नेक्स्ट द आउटर प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स ओनली मेड ऑफ गैसेस मेड ऑफ वाटर या मेड ऑफ आइस ओनली द आउटर प्लैनेट्स आर मेड ऑफ गैसेस नेक्स्ट करते हैं द आउटर मोस्ट प्लैनेट्स आर रिलेटिवली डैश इन साइज मच स्मॉलर इन साइज इक्वल इन साइज मच लार्जर इन साइज या इनविजिबल इसका आंसर है मच स्मॉलर इन साइज ठीक है जिन मेंबर्स ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया ये थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देना नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 द आउटर मोस्ट gaseous planets have large flat ring like structures around them which are made of fire and smoke only gases dust particles and rocky material या water droplets इसका आंसर है सी dust particles and rocky material ये जो planets के अराउंड आपको ये रिंग दिख रही है ना ये है तो planets गैस के बने हुए बट इनके जो रिंग्स हैं they are made of dust and rock ठीक है इस पैराग्राफ में गिवन है the 4 outermost planets are Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. They are much larger compared to Earth. They are mostly made of gases. These giant gaseous planets have large flat ring-like structures around them which are made of dust particles and rocky material. Like I said इस chapter के 100 MCQs हुए हैं इसलिए because इस chapter में बहुत सारे facts हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है करते हैं अ प्लैनेट इज वेरी लार्ज मेड मोस्टली ऑफ गैसेस एंड इट हैज रिंग्स सो आपको क्या लग रहा है ये कौन सा प्लैनेट हो सकता है ऑब्वियसली कोई ना कोई आउटर मोस्ट प्लैनेट होगा क्योंकि गैसेस का बना है एंड रिंग्स है सो मर्क्यूरी तो इनर मोस्ट प्लैनेट है अर्थ भी नहीं है मार्स भी नहीं है इसका आंसर है सैटर्न सो जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्यून इनमें से कोई भी होता चॉइस तो वो आंसर होता नेक्स्ट करते हैं वीनस इज कॉमनली कॉल्ड रेड प्लैनेट ब्लू प्लैनेट मॉर्निंग इवनिंग स्टार या पोल स्टार रेड प्लैनेट तो होता है मार्स क्यों बिकॉज मार्स हैज रेड सॉइल ऑन इट ब्लू प्लैनेट है अर्थ क्यों बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर वीनस को बोला जाता है मॉर्निंग इवनिंग स्टार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीनस वैसे क्या इज इट अ स्टार नो इट्स अ प्लैनेट बट उसको बोला जाता है मॉर्निंग इवनिंग स्टार अभी हम पढ़ेंगे आगे ऐसा क्यों है बिकॉज वीनस
मार्स को आप बिफोर सनराइज यानी कि डॉन में या आफ्टर सनसेट यानी कि डस्क में स्पॉट कर सकते हो, इसलिए उसको मॉर्निंग इवनिंग स्टार बोला जाता है। ये तो मैंने बता ही दिया। मार्स को रेड प्लैनेट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट हैज रेड क्लाउड्स? नो। इट इज वेरी हॉट? नो। इट्स सॉइल इज वेरी रेडिश? दिस इज द आंसर। रेड सॉइल की वजह से मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। Next, Earth is called the blue planet because it has blue soil? No. It has many blue mountains? No. Most of its surface is covered with water? Yes, this is the answer. इसलिए space से Earth blue दिखता है। Next है, International Astronomical Union redefined the requirements of a planet in 1999, 2000, 2006 या 2015। बुक में देख लेते हैं पहले इसको। पेज नंबर 242 में given है, ठीक है। There is another object called Pluto that lies farther than Neptune. Neptune से भी दूर है। It revolves around the sun. It is smaller than the Earth's moon. When it was discovered, it was a planet of the solar system. So हमने जब अपने स्कूल में पढ़ाई की ना, तब हम 9 प्लैनेट पढ़ते थे, बट 2006 में IAU ने प्लैनेट्स की लिस्ट में से प्लूटो को हटा दिया और 8 प्लैनेट्स हो गए। क्यों? बिकॉज प्लूटो के साइज के और भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर किए गए। सो IAU ने क्या किया? प्लैनेट्स की रिक्वायरमेंट से रीडिफाइन कर दी। नाउ एज पर दिस डेफिनेशन द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्लूटो आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं, ठीक है। एक तो प्लूटो है ही। प्लूटो के अलावा क्या है? सीरीज है, एरिस है, होमिया है एंड मेकमेस है, ठीक है। ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। सो IAU ने कब रीडिफाइन की रिक्वायरमेंट्स प्लैनेट की? 2006 में। नेक्स्ट करते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्लूटो इज बिगर देन अर्थ्स मून? नहीं। प्लूटो इज स्मॉलर देन अर्थ्स मून। प्लूटो लाइज इनसाइड अर्थ्स ऑर्बिट? नो। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट? यस, दिस इज ट्रू। प्लूटो इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? नहीं, प्लूटो तो प्लैनेट ही नहीं है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस एटमॉस्फेयर के बारे में एक बार बुक में कर लेते हैं पहले। पेज नंबर 242 में ही है। प्लैनेट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। अब एक बार सोलर सिस्टम देखते हैं। अब लॉजिकली जो प्लैनेट सन के पास होगा वो बहुत ज्यादा हॉट होगा और जो सन से बहुत ज्यादा दूर होगा वो बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। इस लॉजिक से मर्करी जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। मर्करी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट है ये सेकंड नंबर वाला प्लैनेट वीनस। Why is it so? A very, very important question for the exam. Venus is the hottest planet despite the fact it is not closest to the sun. Why? Because distance के अलावा एक और फैक्टर है जो टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट को इफेक्ट करता है और वो है एटमॉस्फियर ऑफ द प्लैनेट। अब मान लो ये प्लैनेट है और ये मान लो डॉटेड लाइन है प्लैनेट का एटमॉस्फेयर। अब जब सनलाइट पड़ती है ना प्लैनेट पे, तो जो ये एटमॉस्फेयर की परत होती है ना, ये हीट को एस्केप नहीं करने देती, ठीक है, उसको रोक लेती है। उससे प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अब मर्करी में एटमॉस्फेयर ना के बराबर है। इट हैज ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर। वीनस हैज एटमॉस्फेयर, सो इट डज नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप। दैट इज व्हाई वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर ऑन अ प्लैनेट कैन रिमूव ऑल हीट, ट्रैप हीट, स्टॉप रोटेशन या इंक्रीज ग्रेविटी। द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अ प्लैनेट कैन ट्रैप हीट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन? Distance from the sun is the only factor for temperature? No, अभी हमने क्या, atmosphere is also a factor which affects the temperature of a planet, ठीक है। Atmosphere can affect the temperature greatly. Yes, this is true and this is the reason Venus is the hottest planet. Mercury is always hotter than Venus. No, this is false. All far planets are the hottest. This is also false, ठीक है। So B is the correct answer. Question number 53 करते हैं। After the sun and the moon, the brightest object in the sky is Jupiter, Venus, Mars या Polestar? After sun and moon, the brightest object in the sky is Venus. You can even see it with naked eye without a telescope. Next, among the planets, the easiest to identify because it is very bright is Mars, Saturn, Venus या Mercury? अभी हमने क्या, Venus, because it is very bright, it is easy to spot. Next, a student sees a bright object in the evening sky that does not twinkle. Does not twinkle means क्या hint दे रहे हैं question में? That we are not talking about a star. It is most likely Venus, Polestar, Sirius या a constellation. It is most probably Venus. Question में लिख दिया ना which does not twinkle, तो star तो हो ही नहीं सकता। Stars तो twinkle करता है। छोटे से हमने पोएम की है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर वीनस कैन बी लोकेटेड ओनली एट मिडनाइट,
only during afternoon, at dawn or dusk, या only during rainy season? Now for most of the year, Venus can be located at dawn or dusk. Activity 12.4 है book में. For most of the year, Venus can be located either at dawn or at dusk. Dawn क्या हो गया? Before sunrise. And dusk क्या हो गया? Just after sunset. अब जब आप बिफोर सनराइज देख रहे हो स्काई को, सो यू हैव टू लुक टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, एंड जब आप उसको आफ्टर सनसेट देख रहे हो यानी कि डस्क में देख रहे हो, सो यू हैव टू लुक इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द स्काई. ठीक है, सो आप अपने नोट्स में लिख लेना, बिफोर सनराइज यू शुड लुक एट द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द स्काई, एंड आफ्टर सनसेट यू शुड लुक इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द स्काई. ठीक है, आगे करते हैं. If a student wants to see Venus before sunrise, which direction should he face to locate it easily? अगर sunrise के पहले देख रहा है तो east direction में देखना चाहिए. Next question after sunset पे, so अगर after sunset वो Venus को locate करने की कोशिश कर रहा है, so the student should look towards the west direction. ठीक है, next, the smaller objects that move around planets are called comets, satellites, asteroids या constellations. Smaller objects are called satellites. So satellite की definition क्या है? The smaller objects that revolve around larger objects are called satellites. ठीक है, अर्थ किसके चारों ओर घूमता है? सन के चारों ओर घूमता है. सो अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सन. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या होगा? मून होगा, क्योंकि मून अर्थ के चारों ओर घूमता है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, फॉल्स है. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन ओनली, फॉल्स है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज ट्रू. स्टार्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अगेन फॉल्स. स्टार्स आर ऑल स्टेशनरी. नेक्स्ट करते हैं, स्काई मैप एंड स्टेलेरियम क्या है? दीज आर नेविगेशन एप्स, स्काई मैपिंग एप्स या स्टार आइडेंटिफिकेशन एप्स, जेम्स एप्स या वेदर फोरकास्ट मैप्स. स्काई मैप और स्टेलेरियम क्या है? दीज आर द स्काई मैपिंग एप्स या स्टार आइडेंटिफिकेशन एप्स. नेक्स्ट करते हैं, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्जर्व फेंट. फेंट मतलब जो डिम होते हैं, जो ब्राइट नहीं होते. फेंट स्टार्स दैट आर नॉट क्लियरली विजिबल. विच इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू यूज दिस? अगर आपको स्टार गेजिंग करनी है तो शुड यू यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास? नो. माइक्रोस्कोप? नो. टेलीस्कोप इज द करेक्ट आंसर. कंपास तो आपको डायरेक्शन बताता है. Next, a telescope helps in seeing more objects than naked eyes, mainly because it helps us to see dim objects, it enlarges the distant objects, it makes objects come closer physically, या both A and B. क्या टेलीस्कोप से ऐसे होता है कि जो दूर की चीज है वो आपके पास आ जाती है फिजिकली? नहीं, ऐसे नहीं होता. आपको दूर की चीज पास दिखाई देती है, वो चीज पास नहीं आ जाती. ठीक है, सो B तो है ही है, it enlarges the distant objects. Also, it helps us to see dim objects. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स ब्राइट नहीं होते, बहुत शाइनी नहीं होते, उनको हम टेलीस्कोप के थ्रू क्लियरली देख सकते हैं. सो इसका आंसर होगा बोथ A and B. D is the answer. नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं, हाउ मेनी मून्स डज अर्थ हैव? आप स्काई में देखो, रात के टाइम आपको एक ही मून दिखेगा. सो अर्थ हैज ओनली वन मून. मार्स के 2 मून्स हैं. Now, which of these planets have large number of moons? इसका आंसर है Jupiter. Jupiter has many moons. बुक पे पेज नंबर 244 में गिवन है. Earth has 1 moon, Mars has 2 moons, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, they have large number of moons. So ऐसे कर लेना, जो outermost planets हैं, they have large number of moons. आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69. द मून शाइन्स बिकॉज इट हैज फायर इनसाइड इट? नो. इट रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट? यस, दिस इज द आंसर. इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट? नो, मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. एब्जॉर्ब्स अर्थ्स लाइट? नो, अर्थ की खुद की अपनी लाइट नहीं होती. अर्थ भी सन की लाइट ही रिफ्लेक्ट करता है. नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ट्रायंगुलम गैलेक्सी या मैग्नेटिक क्लाउड्स? इसका आंसर है मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा नाम है आकाशगंगा. नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71. अच्छा, 1-2 क्वेश्चंस ना मैंने फेजेस ऑफ मून के लिए हैं. रीजन बीइंग कई स्कूल्स में फेजेस ऑफ मून कवर्ड है, इस बार एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमको पता होने चाहिए. जिनके स्कूल में हिंदी मल्हार है उसमें जो जलाते चलो पोएम है उसमें फेजेस ऑफ मून कवर किए गए हैं, पीछे की जो बैक एक्सरसाइज है. सो वी शुड नो फेजेस ऑफ मून, पुरानी एनसीईआरटी में थे. सो 2-3 क्वेश्चंस हैं. अ फुल मून अकर्स व्हेन द मून अपीयर्स फुल्ली विजिबल, नॉट विजिबल इन द स्काई, हाफ विजिबल या वेरी क्लोज टू द अर्थ. फुल मून कब होता है? जब मून फुल्ली विजिबल होता है, पूरा हमको राउंड दिखता है. Next, a new moon occurs when the moon is fully visible, not visible, half visible, yeah, very close to the earth. A new moon occurs when moon is not visible in the sky.
नेक्स्ट करते हैं द चेंजिंग शेप ऑफ द मून इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन रोटेशन फेजेस ऑफ द मून या एक्लिप्स द चेंजिंग शेप ऑफ द मून इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून आगे करते हैं टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज अबाउट अब मून को कितना टाइम लगता है रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अभी मैंने आपको बताया था 27 डेज लगते हैं नेक्स्ट द मून इज अबाउट डैश द साइज ऑफ द अर्थ इन डायमीटर हाफ 1/4 या क्वार्टर डबल या 1/10 मून का क्या साइज है मून अर्थ के डायमीटर का क्वार्टर है अप्रॉक्स 1/4 है ठीक है नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 द मून सर्फेस शोज सर्कुलर बोल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वैलीज कैनियंस क्रेटर्स या हिल्स आई एम श्योर ये आप सबको पता होगा मून पे जो सर्कुलर बोल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्रेटर्स बोलते हैं एनसीईआरटी में डायग्राम भी है एक बार देख लेते हैं सो दिस इज द इमेज ऑफ मून और ये क्लोजअप है मून का सर्फेस कुछ ऐसा दिखता है सो ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दीज आर craters एक बार इसको रीड कर लेते हैं the moon's surface shows circular bowl-like structures called craters most of these craters have been formed due to the impact of asteroids or rocks from the space hitting the moon's surface now because there is no atmosphere water or life on moon these features stay on the moon's surface for a very long time so very important moon pe there is no atmosphere there is no water and there is no life एंड दिस इज द रीजन क्रेटर्स बहुत टाइम तक एज इज रहते हैं ठीक है बिकॉज वहां कोई एक्टिविटी नहीं है ना एटमॉस्फेयर है ना वाटर है ना लाइफ है क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार इससे रिलेटेड मोस्ट क्रेटर्स ऑन द मून आर फॉर्म्ड ड्यू टू हेवी रेनफॉल अर्थक्वेक्स इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स और रॉक्स फ्रॉम स्पेस या वोल्केनोज इन ओशन most of the craters on the moon are formed due to the impact of asteroids or rocks from space next these craters remain for a long time because the moon has no atmospheres no water and no life आगे करते हैं which of these is not present on moon atmosphere water life all of these इसका आंसर है all of these नेक्स्ट द मून इज अबाउट डैश अवे फ्रॉम अर्थ मून अर्थ से कितनी दूर है ये इधर गिवन है मून के डायग्राम्स के ऊपर द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ ध्यान रखना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मत लिख देना सन तो बहुत दूर है एंड दैट इज 1 AU मून इज जस्ट 3,84,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ सो इसका आंसर है बी 3,84,000 किलोमीटर्स नेक्स्ट इंडिया हैज लॉन्च डैश चंद्रयान मिशंस टू स्टडी मून अब तक इंडिया ने 3 चंद्रयान मिशंस लॉन्च कर दिए हैं चंद्रयान मिशंस के बारे में सारा पेज नंबर 245 पर यहाँ कवर्ड है ठीक है आप यहाँ रीड कर लेना इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मून वाज चंद्रयान 1 उसके बाद चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ेंगे चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड इन May 2023, July 23, August 2023 या December 2023 चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हुआ था जुलाई 2023 में वो लैंड हुआ था मून पे 23rd August 2023 में and that is the reason India has declared 23rd August as National Space Day. With this mission of Chandrayaan 3 landing on moon on 23rd August 2023, India became the first country in the world जिसने मून के साउथ पोल पे लैंडिंग की थी. So to mark this success, the government of India declared August 23 to be celebrated as National Space Day in India. A fourth mission, Chandrayaan 4, is being planned, which aims to bring back soil and rock samples from the moon. Next, with Chandrayaan 3, India became the first country in the world to land near the moon's south pole. Next, the government of India has declared Dash as National Space Day, August 23 as National Space Day. Next, Chandrayaan 4 is planned mainly to build a city on the moon, bring back soil and rock samples from the moon, search for oceans on the moon, or make moon shine brighter. इसका आंसर है bring back soil and rock samples from the moon. Next करते हैं क्वेश्चन नंबर 87. Small rocky and irregular objects in the solar system are called comets, satellite, asteroids or constellations. इसका आंसर है asteroids. Asteroids क्या हैं? They are the small rocks in the solar system. ठीक है एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द एस्ट्रॉइड बेल्ट इन द सोलर सिस्टम इज द रीजन बिटवीन विच टू प्लैनेट्स अभी मैंने आपको बताया था द एस्ट्रॉइड बेल्ट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर सो इसका आंसर है डी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 ऑब्जेक्ट्स विद लॉन्ग टेल्स दैट कम फ्रॉम द आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स सैटेलाइट्स कॉमेट्स या मीटियोर्स जो ऑब्जेक्ट्स विद लॉन्ग टेल्स होते हैं दोज आर कॉल्ड कॉमेट्स एक बार बुक में देख लेते हैं ये फिगर 20.10 है दिस इज द इमेज ऑफ अ कॉमेट सो ये जो कॉमेट्स हैं दे हैव लॉन्ग
टेल्स। क्यों है ये टेल अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स वी हैव विजिटर्स फ्रॉम आउटर रीजन्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब ना कॉन्सेप्ट समझो। अब नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर रीजन्स ऑफ द सोलर सिस्टम मींस ये जो कॉमेट्स है दे आर लिटरली फ्रोजन। ऑब्वियसली फ्रोजन ही होंगे ना, क्योंकि बहुत ठंडा होता होगा आउटर रीजन्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सन से कितना दूर है। सो दीज ऑब्जेक्ट्स विद लॉन्ग टेल्स आर कॉल्ड कॉमेट्स। अब ये जब आउटर रीजन में होते हैं ना तब टेल नहीं होती, इनकी टेल तब बनती है जब ये सन के पास आते हैं। These comets are made up of dust, gases, rocks and ice. ये हमें पता होना चाहिए। As a comet approaches close to the sun, जो ये फ्रोजन मटेरियल होता है ये इवेपोरेट होने लग जाता है। सो ये जो इवेपोरेटिंग मटेरियल होता है ये टेल फॉर्म करता है कॉमेट की। सो कॉमेट्स अपीयर डिम एज दे मूव अवे फ्रॉम द सन एंड देन इट्स नॉट पॉसिबल टू सी देम विद नेकेड आई, ठीक है। सो वन फेमस कॉमेट व्हिच इज मेंशन्ड इन द बुक इज हैलीज कॉमेट, जो हर 76 ईयर्स में स्पॉट होता है एंड इट्स लास्ट अपीयरेंस वाज इन 1986। ये कॉमेट्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मेनी कॉमेट्स हैव बीन फाउंड दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। These comets approach close to the sun periodically. However, there are a few comets which move out of the solar system या वो सन में क्रैश कर जाते हैं, ठीक है। संस्कृत में कॉमेट को धूमकेतु बोलते हैं एंड इंडिया में कई ट्राइब्स हैं जो कॉमेट को पुच्छया तारो या ज़ेंदिया तारो बोलते हैं। पुच्छया तारो मीन्स स्टार विद अ टेल एंड ज़ेंदिया तारो मीन्स स्टार लाइक अ फ्लैग। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। कॉमेट्स आर मेनली मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल, नो। डस्ट, गैसेस, रॉक्स एंड आइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वाटर एंड सॉइल, नो। ओनली फायर and smoke, no. Next, the tail of a comet is formed due to strong winds in space, no. Evaporation of frozen materials, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हैलीज कॉमेट कब दिखता है हमको? once in every 76 years। हैलीज कॉमेट लास्ट कब दिखा था? 1986 में दिखा था। संस्कृत में हम कॉमेट को क्या बोलते हैं? इन संस्कृत a comet is called धूमकेतु। Some tribes in India call a comet पुच्छया तारो। What is the meaning of पुच्छया तारो? Star with a crown, star of the north, star like a flag, या star with a tail. It means star with a tail. Next, some tribes in India call a comet ज़ेंदिया तारो, which means star like a flag. ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अब कई प्लैनेट्स ऐसे हैं विच हैव बीन डिस्कवर्ड रिवॉल्विंग अराउंड अदर स्टार्स, नॉट अराउंड सन। सन के अराउंड तो 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ लिया। बट ऐसे और कई स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। दोज प्लैनेट्स आर कॉल्ड मीटियोर्स, एक्सोप्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स या सैटेलाइट्स, उनको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट्स। ये हमारे बुक के लास्ट पैराग्राफ में गिवन है। द सर्च फॉर लाइफ हैज बीन डायरेक्टेड मोस्टली टुवर्ड्स exoplanets. What are exoplanets? The planets discovered revolving around other stars in our galaxy. अब देखो चैप्टर यहाँ क्वेश्चन नंबर 97 पे खत्म हो गया है, पर बुक में जहाँ क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो रहे हैं ना, पेज नंबर 252 पे एक मोर टू नो और गिवन है, जो आखिरी के 3 क्वेश्चंस हैं वो इस पे बेस्ड है, ठीक है। देयर इज एन ऑब्जर्वेटरी, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन हैनल। हैनल कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है। और कहाँ है? इट इज ऑन टॉप ऑफ माउंट सरस्वती। इस ऑब्जर्वेटरी की क्या खास बात है? यहाँ बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं। सो वन ऑफ द टेलीस्कोप्स इज हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। व्हाई दिस नेम हैज बीन केप्ट? दिस टेलीस्कोप हैज बीन नेम्ड आफ्टर द नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। इट इज एन ऑब्जर्वेटरी, मतलब हम इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहे हैं। इट इज एट वन ऑफ द हाईएस्ट लोकेशंस इन द अर्थ। द एरिया सराउंडिंग दिस ऑब्जर्वेटरी हैज बीन नोटिफाइड एज हैनल डार्क स्काई रिजर्व, HDSR। अभी हमने पढ़ा था डार्क स्काई रिजर्व्स के बारे में, जहां लाइट पोल्यूशन पे चेक रखते हैं। सो दिसंबर 22 को नोटिफाई किया था। इसी के बारे में क्वेश्चंस हैं। सो द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज सिचुएटेड अटॉप माउंट सरस्वती व्हिच इज लोकेटेड इन हैनल। हैनल का है? लद्दाख में है। हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप इज नेम आफ्टर द नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टॉपर्स रिविजन वर्कशीट, द एरिया सराउंडिंग द ऑब्जर्वेटरी वाज नोटिफाइड एज डैश इन December 22, हैनल स्टार पार्क, हैनल डार्क स्काई रिजर्व, हिमालयन स्पेस जोन या डिक्पा एस्ट्रोनॉमी रीजन। इसका आंसर है हैनल डार्क स्काई रिजर्व। एंड विद दिस हमारी टॉपर्स रिविजन वर्कशीट खत्म होती है इस चैप्टर की। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी क्वेरीज होंगे, please post in the comments and I'll revert at the earliest. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.